हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे टूथ डीके के बारे में और डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और इजेशन। ठीक है। तो जो हम लोग अब ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टूथ डीके। टूथ डीके को समझना है हमको, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि वो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कैसे होता है। टीथ का स्ट्रक्चर समझना होगा। जो हमको ये विजिबल पार्ट दिखाई देता है वाइट कलर का, ये कहलाता है इनेमल, क्राउन। क्राउन कहलाता है। और अधिकतर जो पार्ट है वो क्या कहते हैं, जा के अंदर क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। इस वाले पार्ट को कहते हैं रूट। ठीक है, रूट ऑफ टीथ। और ये पिंक कलर का जो गम्स होता है ये इसको कवर किए रहता है। ठीक है, गम्स। तो सिंपल स्ट्रक्चर है टीथ का। टीथ, द विजिबल वाइट पार्ट ऑफ टीथ इज कॉल्ड क्राउन एंड क्या कहते हैं, द पार्ट दैट इज एम्बेडेड इन द जार, ठीक है, इज कॉल्ड रूट पार्ट। ठीक है। अब ये जो टीथ है इसका इसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ये होता है इनेमल का बना हुआ, इनेमल कहलाता है। और अंदर का लेयर कहलाता है डेंटाइन। ठीक है। इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन आवर बॉडी। हम लोग के अगर बॉडी में देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट कोई चीज़ क्या है तो वो क्या है, इनेमल है। ठीक है। लेकिन ये भी क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन होने लगता है, ये भी डिकम्पोज होने लगता है तब तब जब हम लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं। ठीक है। अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई मीठा चीज़ खा रहे हैं या कोई भी खाना खा रहे हैं हम, तो वो उसका एक लेयर बनने लगता है टीथ के ऊपर। ठीक है। और ये जो लेयर है एलोइस कलर का लेयर बनने लगता है, जिसमें इसको कहते हैं डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक कहते हैं। इसमें दो चीज़ होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे और बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड होगा। ये मिल के पूरा एक लेयर बनाते हैं एलोइस कलर का। हमको प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए ताकि ये लेयर हट जाए। अगर इनकेस कोई प्रॉपरली ब्रश नहीं करता, जल्दी जल्दी करके फिर हट जाता है, तो वो प्रॉपरली ब्रश न करने की वजह से वो एलोइस कलर का जो लेयर बन चुका है वो बना रहेगा। ये बैक्टीरिया इस फूड को तोड़ते हैं। जब ये तोड़ते हैं तो एसिड निकलता है। एसिड जो है वो इनेमल से रिएक्ट करता है और इस 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 इसके अंदर कैविटी काज कर देता है। क्या काज कर देता है, कैविटी। अब एसिड बनने की वजह से इनेमल का डिस्ट्रक्ट होना कहलाता है टूथ डीके। टूथ डीके कहलाता है। ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड टूथ डीके। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टूथ डीके बोलते हैं। और जो ये एसिड की वजह से इनेमल में कैविटी बनता जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैविटी बोलते हैं। ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम बना रहे, अब क्या कहते हैं उसको, मतलब डॉक्टर से दिखा नहीं रहे हैं या फिर अच्छे से ब्रश व्रश नहीं कर रहे अभी भी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाएगा नीचे तक। और यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेजिल्स होता है। जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये जो सड़न जो है यहाँ तक अगर पहुँच गया तो फिर सेंसिटिविटी काज कर देता है, जिसमें अगर हम कोई भी मीठा चीज़, सॉरी, कोई भी ठंडा चीज़ खाते हैं या फिर कोई भी गर्म चीज़ खाते हैं तो झंझनाहट फील होता है, सेंसिटिविटी कहते हैं, तो वो फील होने लगता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है। टूथेच होगा। इस सब को अवॉइड करना है। देन वी शुड ब्रश आवर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे। ठीक है। अभी
टूथ डीके हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। हम लोग ऊजोफेगस तक पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर है और स्टमक इज जे शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके जो वाल्स होते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, इस ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secrete gastric juices, gastric glands secrete gastric juices, or there are three things present in gastric juices: HCl, pepsinogen, mucus। HCl, पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस। अगर हम HCl का रोल देखें, HCl का क्या रोल है, तो HCl का रोल समझिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं HCl जो है ये जर्म्स को किल करता है, जर्म्स को क्या करता है, किल करता है। हम खाना खाते हैं अच्छे से, प्रॉपरली कुकड है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हम फॉलो किए हैं, लेकिन जैसे फूड को ले जा रहे हैं हवा में, तो हवा में तो बहुत सारे जर्म्स हैं, हमको बहुत दिखाई नहीं देते, ठीक है, फिर भी बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट है। हम जब ऐसे ले जाएंगे हवा में फूड को, तो बहुत सारे उसमें जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जर्म्स है उसको कौन किल कर देता है, तो HCl, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट है, तो स्टमक में। तो ये जर्म्स को किल कर देता है, तो फूड जल्दी डिकम्पोज या ख़राब नहीं होता है, डीके नहीं होता है। फूड डीके को प्रिवेंट करता है बाय किलिंग जर्म्स। दूसरा, ये जो पेप्सिनोजेन है, इसको भी बांध लेते हैं, ये मीडियम को एसिडिक कर देता है, ठीक है। एसिड है ये, बहुत ही खतरनाक एसिड है। तो ये पूरे स्टमक के मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, ठीक है। पूरा मीडियम क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। दूसरा चीज, ये पेप्सिनोजेन जो है, इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। एक एंजाइम है ये, पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, इससे काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन ये मतलब आलसी होता है, अपना काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये HCl क्या करता है, इसको बोलता है कि जल्दी जाओ प्रोटीन को डाइजेस्ट करो, नहीं तो जला देंगे। तो ये पेप्सिनोजेन डर के एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन बन जाता है। तो वो तो हम वैसे ही बोले थे, लेकिन ये पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है, ठीक है। ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये HCl का काम हो गया। पेप्सिन का काम, पेप्सिनोजेन जब पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो इसका काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। म्यूकस का क्या रोल है, म्यूकस एक वाटरी सेमी फ्लूइड टाइप का है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी होते हैं। तो ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस स्टमक के अंदर वाले लेयर को है, इसको अंदर वाले लेयर को भिगो के रखता है, पूरा गीला किए रहता है इस अंदर वाले लेयर को म्यूकस, ताकि HCl जो है इसको मत जला पाए। HCl जो है स्टमक के अंदर वाले टिश्यू को, सेल्स को डैमेज ना कर पाए, क्योंकि HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है। उसमें अगर हम अपना फिंगर डिप करें, कोई मेटल को डिप कर देना, जैसे कि लोहा हुआ, उसको भी गला देगा। HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। इतना खतरनाक एसिड है स्टमक में, तो हमारे तो पेट को भी गला देगा। पेट को गला नहीं पाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। तो ये स्टमक के अंदर डाइजेशन हो गया। एक चीज़ और, माउथ के अंदर जो फूड होता है, जो चबा चबा के एकदम उसको पेस्टी फूड बना देते हैं, उसको कहते हैं बोलस।
ये बोलस आता है स्टमक के अंदर, ठीक है। और स्टमक के अंदर जब ये ऐसे डाइजेशन होने लगता है तब उसको हम लोग कहते हैं, उस फूड को क्या कहते हैं, काइम, CHYME, ठीक है। अब ये काइम पास होगा सबसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बहुत ही क्वाइल्ड होता है, ठीक है, मुड़ा हुआ, लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है ये, ठीक है। तो इमेजिन कर सकते हो कितना लंबा हुआ, 1 मीटर, लगभग 1 हाथ के बराबर नापते हैं लोग, तो 7-7.5 मीटर अगर लेके जाएँ काफ़ी लंबा होता है। तो ये पेट के अंदर इतने छोटे जगह में रखना है तो बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये काइम पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं काइल, CHYLE। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है क्योंकि 7.5 मीटर लंबा है वो, तो इसमें सबसे लंबा पार्ट है ये। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जगह है जहाँ पे डाइजेशन एकदम कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो वो सब एक एक स्टेप में देखते चलते हैं। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो होता है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, और कहाँ पहुँच जाता है वो, सबसे पहले ये जो लीवर है सिक्रीट करता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो है गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है और फिर वहाँ से वापस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझना। तो लीवर बाइल जूस सिक्रीट किया, ये बाइल जूस इसके अंदर क्या हो रहा है, बाइल जूस जो है वो इकट्ठा हो रहा है गाल ब्लैडर में, ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, ठीक है। और गाल ब्लैडर से ये जो बाइल डक्ट है, ये जो डक्ट मतलब होता है ट्यूब, तो ये जो ट्यूब है जिसके थ्रू आ रहा है इसको कहते हैं बाइल डक्ट, इससे बाइल जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, अभी यहाँ जगह नहीं है, पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे भी सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूस होते हैं, समझना। एक जूस का नाम है बाइल जूस, बाइल जूस, एक का नाम है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, और एक का नाम है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, 3 तरह के जूस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस को कौन सिक्रीट करता है, तो लीवर, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, कौन सा है, तो लीवर है। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे। दूसरा चीज़ है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन है हमारा लीवर, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये बॉडी का, याद रखना हमेशा, सबसे द लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। ये केवल बाइल जूस से सिक्रीट नहीं करता, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जिसमें से एक है डिटॉक्सिफिकेशन। एंड व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ बनते हैं, जहरीले चीज़, पॉइजनस चीज़, जिनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बॉडी में रहें तो डेथ काज कर सकते हैं। ये लीवर क्या करता है, उन टॉक्सिक चीज़ों को कम टॉक्सिक चीज़ में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसी चीज़ को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक मतलब जहरीले चीज़ को कम जहरीले वाले चीज़ में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है लीवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन है, दैट इज़ वाई वी शुड केयर आवर लीवर। तो पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ग्लैंड ऐसा है, ये मिक्स ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करता है
और हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। एक इसका इसमें से निकलने वाला एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जिसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, अगर इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगे तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पेनक्रियाज भी डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और ब्लड के शुगर लेवल को भी मेंटेन रख रहा है। अगर ये ना हो तो शुगर लेवल मेंटेन नहीं रह पाएगा और आदमी को डायबिटिक हो जाएगा। ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस इसको खुद स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है। ठीक है। एक एक करके इनका रोल देखते जा रहे हैं, बाइल जूस का, पेनक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टाइनल जूस का। सबसे पहले बाइल जूस। सबसे डिफिकल्ट डाइजेशन होता है फैट का। फैट बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस जैसे पानी में चना को भिगो देते हैं तो चना क्या होता है, पूरा ऐसे फूल के बड़ा सा हो जाता है और थोड़ा सा मुलायम भी हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। हम उसको हाथ से दबाएं तो टूट जाएगा। लेकिन पहले जब चना भिगोने से पहले उसको अगर तोड़ने की कोशिश करें तो टूटेगा नहीं। तो कुछ यही हाल होता है फैट का। फैट बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन जब बाइल जूस के साथ रिएक्ट करता है तो बाइल जूस क्या करता है, इसको फुला देता है पूरा से। बाइल जूस इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा लूज भी हो जाते हैं फैट के मालिक्यूल्स। ठीक है। तो अब इसको जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं वो इसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो भी फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं वो इस फैट को अब डाइजेस्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन। तो फैट के सरफेस एरिया का बढ़ना ही कहलाता है इमल्सिफिकेशन। और ये कौन करता है? तो बाइल जूस। तो ये बाइल जूस का काम हो गया। अगर जब तक फैट इमल्सिफाइड नहीं होगा, ऐसे सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा नहीं, तब तक फैट का डाइजेशन नहीं होगा। यानी बाइल जूस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइल जूस थोड़ा सा ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। ठीक है। इसमें ये बेसिक होता है। अभी तक स्टमक में क्या था? स्टमक में था HCl। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखे हैं तो बाइल जूस HCl की वजह से मीडियम एसिडिक हो गया। अब बाइल जूस की वजह से मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक। ठीक है। स्टमक में डाइजेशन होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है बेसिक मीडियम में। स्टमक में जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं जो फूड को तोड़ेंगे वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। स्टमक में जो फूड था CHYME, काइम बोलते थे, और इसमें जो होता है उसको क्या बोलते हैं? काइन, CHYLE। काइन का नेचर एसिडिक होता है और काइल का नेचर बेसिक होता है। ठीक है। बाइल जूस के बाद पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम बहुत सारे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करते हैं, फैट को भी डाइजेस्ट करते हैं और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे ही इंटेस्टाइनल जूस में भी तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी, फैट को भी और प्रोटीन को भी। ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में भी और इंटेस्टाइनल जूस में भी, दोनों में कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, फैट को भी और प्रोटीन को भी। केवल इन्हीं तीन का डाइजेशन होता है। विटामिन मिनरल्स तो इतने छोटे होते हैं कि ये अपने आप ब्लड में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जब देखते हैं ये टूटते हैं तो लास्ट में बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है ये लास्ट में बनता है ग्लूकोज या इसी के जैसे और सिंपल मॉलिक्यूल, और फैट टूटता है, लास्ट में बनता है सबसे सिंपल जो ब्लड के अंदर पहुंच सकता है,
फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है फैट। प्रोटीन जो है प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड जो है ऐसे सिंपल फूड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये पहुंच जाते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर पहुंच जाते हैं सेल्स के पास। इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ सिंपल फूड या डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, ऐसा चीज देखते हैं। हम थोड़ा सा बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ और फिर लार्ज इंटेस्टाइन बना देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में भी ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम विलाई कहते हैं। सिंगुलर विलस है, प्लूरल विलाई है, ठीक है। ये जो विलाई है इसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं, पतले पतले ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अभी क्या होता है यहाँ पे मतलब शुगर है, समझ लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ से इतना पतला ये विलाई का वाल होता है, बहुत पतला, कि ग्लूकोज यहाँ पर ऐसे अपने आप ब्लड के अंदर जो है मूव कर जाते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं इसको, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, और यहाँ से ब्लड जो है उसको हर एक सेल के पास क्या करता है, पहुँचा देता है, ठीक है। हर एक सेल के पास क्या करता है, पहुँचा देता है। तो विलाई एक तरह से हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और ऐसा क्या होता है, तो विलाई में बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। ये सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई जो है सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया, तब देखते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जा रहा है तब यहाँ पे क्या काम होगा, क्योंकि डाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुँच भी गए हैं। अब जो फूड इसके अंदर पास होगा जो अब डाइजेशन के बाद वाला, उसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं। वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारा ब्लड का अधिकतर पार्ट वाटर ही है। वाटर हर एक सेल के अंदर होता है, ठीक है, सेल के शेप और साइज को मेंटेन रखता है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाटर को हम वेस्ट नहीं कर सकते। इस फूड में जितना भी वाटर होता है, जितना भी मिनरल्स होता है, वो सब एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है कैविटी नुमा होता है, इसको कहते हैं रेक्टम। इसी रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा रहता है, और एनस के थ्रू टाइम टू टाइम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है। तो यहाँ तक तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन, ठीक है। बीच में एक प्रोसेस छोटा है एजिमिलेशन। वो क्या होता है, एजिमिलेशन जो होता है वो होता है जब ये हर एक सेल तक पहुंच जाता है डाइजेस्टेड फूड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, इसको यूज करता है सेल यूज करता है इसको एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए,
प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे ही ग्लाइकोजन बनाने के लिए, फैट बनाने के लिए फिर यूज़ करता है। और बॉडी को एक शेप, स्ट्रक्चर और बॉडी के जितने भी फंक्शन है सब कुछ अच्छे से काम करते हैं अब इस फूड की वजह से। तो सेल का मतलब इस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करना ही कहलाता है एजिमिलेशन। क्या कहलाता है? एजिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट हुआ, क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमेशा स्टे हैप्पी, टिल देन बाय बाय।